नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। आज की वारदात शुरू करने के पहले मैं अपने सुधी श्रोताओं को ये बता दूं कि किस्सा गोई परिवार की किताब ऑपरेशन बजूका की वजह से इसकी पॉपुलैरिटी हुई, उसकी वजह से इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका नाम लिटराटी है, चंडीगढ़ में वो कल से शुरू हो रहा है और 25 तारीख के एक सेशन के लिए मुझे वहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं और राकेश गोस्वामी जी दोनों लोग इस में भाग लेने के लिए जाएंगे। कल शाम को मैं यहाँ से चला जाऊँगा, परसों दिन भर ये फेस्टिवल अटेंड करूँगा और उसके बाद फिर मंडे को वापस आऊँगा। इस सेशन का नाम रखा गया है गट ग्रिट एंड ग्लोरी, इसी किताब पर है। और जो हमारे मॉडरेटर्स हैं, दो मॉडरेटर जो हैं, वो दोनों ही देश के लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं। एक तो रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं मीरान चड्ढा बोरवानकर, डॉक्टर मीरान चड्ढा बोरवानकर महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं और ये महाराष्ट्र की पहली आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें जिलों में एसपी बनाया गया था। ये दो जिलों की प्रभारी या दो जिलों के एसएसपी रही हैं, औरंगाबाद और सतारा की। सुपर कॉप के नाम से जानी जाती हैं। बड़ा सम्मान है इनका पुलिस में। ये उस सेशन को, जिसमें हम दोनों लोगों को अपनी बात कहने के लिए बुलाया गया है, उसकी एक मॉडरेटर हैं। दूसरी मॉडरेटर हैं मनराज ग्रेवाल शर्मा। ये रेजिडेंट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ की और ये खुद भी एक लेखक हैं। पंजाब के उस आतंकवाद के दौर के बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी, ड्रीम्स आफ्टर डार्कनेस। बहुत फेमस किताब है, उपलब्ध है सब जगह। जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको पता होगा कि मैडम मनराज ग्रेवाल शर्मा की लेखन शैली कैसी है। तो इन दो भारी भरकम मॉडरेटर्स के बीच हम अपनी बात कहेंगे, वो हमसे सवाल जवाब करेंगी और श्रोतागण वहाँ रहेंगे। और इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इसमें बहुत दूर दराज से भी लोग बुलाए गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने किस्सा गोई परिवार का, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी वजह से, जिनके अनवरत प्यार से और ये संभव हो सका कि अभी क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मुझे देहरादून बुलाया गया, फिर जोश टॉक्स के लिए गुरुग्राम बुलाया गया और अब की बार चंडीगढ़ के इस इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया है। तो मैं इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट मुझे प्राप्त हुआ है उसको कम्युनिटी में अभी पोस्ट कर रहा हूँ और आप ज़रूर देखें। और चंडीगढ़ और आसपास के लोग जो आराम से चंडीगढ़ आ सकते हैं वो 25 तारीख को ज़रूर वहाँ पर आएँ। मेरी मुलाकात भी उनसे हो जाएगी। कुछ लोगों ने जो ये मेल की थी कि साहब उन्होंने किताबें खरीद ली हैं लेकिन उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं, तो अगर संभव हो अपने साथ वो किताब ला सकें तो मैं अनुग्रहित होऊंगा कि उनकी किताब पर मैं अपने हस्ताक्षर कर सकूं। तो इसलिए मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं। मैं पोस्ट कर दूंगा इसकी सारी डिटेल्स। जो और डिटेल्स मेरे पास थी वो मैंने आपको बता दिया। अब आज का वाकया कुछ इस तरह से है कि 14 नवंबर 2023 को कानपुर के थाना काकादेव पर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने ये सूचना दी। उसने सूचना दी कि काकादेव कोचिंग मंडी जो है उसमें छपेड़ा के पास महेंद्र गुप्ता का एक प्राइवेट हॉस्टल है, पीजी कहते हैं आजकल, पेइंग गेस्ट जिसे कहते हैं, कि साहब गेस्ट की तरह हैं जो उसके लिए रहने के लिए पैसा या रेंट देते हैं। तो एक पीजी थी जिसकी संचारिका यानी हॉस्टल की वार्डन एक महिला थी, जिसके साथ कल ऐसा कुछ हुआ था कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और आज
यानी 14 नवंबर को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसकी छानबीन करने के लिए एक टीम काका देव के उस प्राइवेट हॉस्टल की तरफ भेजा। वहाँ लोगों ने बताया कि हाँ, ये घटना हुई थी। वहाँ उस हॉस्टल में 28 लड़कियाँ रहकर पढ़ाई करती हैं। सभी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करती हैं। कोचिंग करने के लिए ही उन्होंने ये हॉस्टल या पीजी ज्वाइन किया है। और उसकी जो महिला संचालिका थी, जो हॉस्टल वार्डन थी, जिसकी उम्र कोई 35 साल रही होगी, अपने दो बच्चों के साथ उसी मकान में जिसमें ये लड़कियों का हॉस्टल है, उसकी छत पर बने टीन शेड में रहा करती थी। और लड़कियों के खाने पीने के इंतज़ाम, सामान ले आना, तमाम चीज़ों में जो लड़कियों का सहयोग किया जा सकता है, उसके लिए उसको नियुक्त किया था उस प्राइवेट हॉस्टल के मालिक, जिनका नाम महेंद्र गुप्ता है, उन्होंने इनको किया था। लोगों ने बताया कि साहब कल शाम को करीबन 3 बजे के आसपास, यानी 13 नवंबर को बहुत शोरगुल हुआ और वहाँ इसकी 14 साल की बच्ची भी आ गई और इसने कहा कि मेरी माँ को मारा गया है। उस समय वो बुरी तरह से घायल थी, तमाम उसको रक्तस्राव हो रहा था और बिना कपड़ों की थी। तुरंत उसे लेके उसका लड़का वहाँ भागा। परिवार के और लोग आ गए। पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया। भर्ती कराने पर जब उसकी तबीयत नहीं संभली तो उसे हैलट में एडमिट कराया गया, जहाँ पर देर रात यानी सुबह महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने चारों तरफ अपना जांच पड़ताल की और सब लोगों से बातचीत की और ये बयान दे दिया उस समय जो इंस्पेक्टर थे मानवेंद्र सिंह, काकादेव थाना के प्रभारी। और उन्होंने जो बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई थी, वही बात उन वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में बता दी। मानवेंद्र सिंह यानी थाना प्रभारी काकादेव ने यह बताया कि महिला की मौत पीरियड्स के दौरान ओवर ब्लीडिंग से हुई है। और एक बात और जोड़ दी अपनी बात को साबित करने के लिए कि पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, सील बंद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच में एडिशनल सीपी से, एसीपी से और लोगों ने जांच, क्योंकि जो लोग मौके पे गए उन्हें कुछ दूसरी कहानी पता लग रही थी। जो प्रेस के लोग या टीवी के लोग जो भी गए थे, उन्हें इस बात पे थोड़ा कम यकीन था कि पुलिस जो बात बता रही है वो सही हो सकती है। लेकिन बार बार यही बात रिपीट की गई कि नहीं साहब, वो उसको कुछ परेशानी थी पहले से ही, ओवर ब्लीडिंग की वजह से उसका देहांत हो गया। पोस्टमार्टम भी शाम तक हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पुलिस का झूठ, वो जिसको वो कहते हैं ना कि उनकी बातें तार तार हो गई, झूठ उसका खुल गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कितने दावे से, कितने डंके की चोट पर बात कहने वाली पुलिस की सारी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल कट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बात उनकी झूठी साबित हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती थी कि वार्डन के चेहरे और शरीर पर 10 से ज़्यादा चोट के निशान और उसके साथ हैवानियत की गई थी। सिर पर उसके भारी चीज से हमला किया गया था और बेरहमी से पिटाई की गई थी। प्राइवेट पार्ट्स पे उसे चाकू जैसी धारदार हथियार के कई चोट पहुंचाए गए थे। कॉज ऑफ डेथ भी ड्यू टू हेमोरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज आया था। सुनते ही वहां पर महिला के घर वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, बाकी लोगों ने पुलिस के प्रति जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया कि पुलिस को बिना पूरी जांच पड़ताल के ये कहने का हक नहीं था कि फलां वजह से इसकी मौत हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बात बता रही है वो दरिंदगी और हैवानियत की पूरी कहानी बयां कर रही है। बहरहाल तुरंत भाग दौड़ में उन्होंने इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह ने उसमें धारा 302 यानी हत्या और 376 यानी बलात्कार की धाराएं बढ़ा दी। मौके पर जाकर जब
जिस उसकी लड़की का 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का जिक्र किया गया, तो कहा गया था कि वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरी माँ की हत्या हुई। पुलिस ने सबसे पहले उसी से बात की। पुलिस को उसने ये बताया कि 13 नवंबर की दोपहर 1:30 बजे अर्जुन यादव हमारे घर आया। अर्जुन यादव उस हॉस्टल में दूध की सप्लाई का काम करता था। वहाँ किचन में दूध चाय पानी के लिए, और इंडिविजुअल बच्चियाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से 2, 4, 6, 10 जो दूध लिया करती थी अपने हीटर पे, अपने स्टोव पे, अपने गैस पे चाय वाय बनाने के लिए, वो पर्सनल अपने लिए दूध लिए, उनको दूध की सप्लाई करता था। और 12 तारीख को दीपावली थी। 13 तारीख को करीब 1:30 बजे अर्जुन यादव ऊपर चढ़कर टीन शेड में आ गया। उस समय वो बेटी उसकी जो 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी, 13 वर्ष की, वो और उसकी माँ वहाँ पर मौजूद थे। अर्जुन यादव भी था, उसके साथ उसका भाई रिंकू यादव और एक दोस्त चिंटू तिवारी भी थे। चूँकि एक दिन पहले दिवाली हुई थी और दिवाली के बहाने ही वो उससे मिलने आया था, तो उन लोगों को सबको मिठाई खिलाई वार्डन ने। उसके बाद रोहित यादव और रिंकू यादव, रोहित यादव, रिंकू यादव, चिंटू तिवारी, ये 3 दोस्त वहाँ गए थे अर्जुन के साथ। तो चिंटू और अर्जुन के दोस्त रोहित, इन दोनों ने उस बच्ची से कहा कि चलो तुम्हें घर के बाहर चलो तुम्हें टॉफ़ी और चॉकलेट दिलवा देते हैं। तुम्हारी माँ ने इतनी मिठाई खिलाई है दिवाली की, हमारा भी फ़र्ज बनता है। माँ ने भी कहा कि ठीक है बेटा, चली जाओ, ले आओ। वो दोनों उसको दूर दराज की दुकानों पर ले जाते थे, ये नहीं है वो नहीं है, समय काट रहे थे। उसके बाद वो कहती है कि वो फिर थोड़ी देर बाद वापस लौटी तो हॉस्टल का मेन गेट बंद था। बच्ची बताती है कि हॉस्टल का मेन गेट अंदर से बंद था। मैंने घर की घंटी बजाई, बार बार बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद आवाज़ आई भीतर से कि अभी 10 मिनट बाद आना। ये आवाज़ उसके साथ गए रोहित, रिंकू और चिंटू ने सुनी। उसने कहा कि चलो 10 मिनट बाद आते हैं, लगता है कोई ज़रूरी काम ये लोग कर रहे हैं। शाम को 5:30 बजे फिर वो लौट कर आई, घूम कर के 10 मिनट बाद आना है। फिर उसने घंटी बजानी शुरू की तो हॉस्टल की एक इनमेट नेहा सिंह, उसने माँ के नंबर पे, चूँकि हॉस्टल की इनमेट्स का रोज़ का काम है कि जाइए दूध लेते आइए, ये दवा लेते आइए, फला चीज़ लेते आइए, और वो जाती थी, ले आती थी, तो सबके पास उसका नंबर था। बार बार चिल्लाने या घंटी बजाने की वजह से नेहा सिंह ने अपने फ़ोन से हॉस्टल वार्डन का फ़ोन मिलाया। फ़ोन अर्जुन यादव ने उठाया और ये कहा कि ये जिनका नंबर है वो सो रही हैं और मैं मेन गेट खोलने नीचे नहीं आ सकता। इस पर नेहा सिंह ने नाराज़गी जताई, बाकी लड़कियों को बाहर बुलाया और हंगामा करना शुरू किया और ये कहा कि बेटी बाहर से 1 घंटे से घंटी बजा रही है और ये कह रहा है कि हम दरवाज़ा खोलने नीचे नहीं आ सकते। जब लड़कियों ने हल्ला मचाया और वो ऊपर उसके घर की तरफ यानी टीन शेड की तरफ पहुंची, तो वो बड़ी तेज़ी से बाहर भागता हुआ आया, मेन गेट खोला और सीधे भागता हुआ बाहर चला गया। बच्ची ने ये बताया कि जब वो बाहर निकला तो उसके शर्ट पर ढेर सारा खून का निशान था। मैं भाग के कमरे में गई। कमरे में देखा कि माँ बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसके पूरे बिस्तर पर खून ही खून पड़ा हुआ है। आसपास के दीवारों में भी ब्लड यानी खून के छींटे पड़े हुए हैं। फ़ौरन मैंने अपने भाई कुलदीप दुबे को फ़ोन किया, वो भी आ गए और भी सब लोग मिल के उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वहाँ से उसे रेफ़र किया गया हैलट के लिए और फिर हैलट हॉस्पिटल में सुबह सुबह उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने वही जब सवाल जवाब किए तो सबसे पहले सवाल जवाब थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह से किया गया। प्रेस वाले तो जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो तो घूमते रहते हैं, उन्हें मौका चाहिए।
वो सीधे मानवेंद्र सिंह के पास गए और उन्होंने ये सवाल किया कि महिला आखिर निर्वस्त्र क्यों थी। आप ये बता रहे हैं कि वो मासिक धर्म की वजह से वो ब्लीडिंग हुई थी और वो उसमें ये खून हो गया, उनका निर्वस्त्र क्यों थी वो। तो मानवेंद्र सिंह ने उसका जवाब दिया कि महिला को ब्लीडिंग के दौरान भीषण गर्मी होने लगी थी, इसलिए उसने सारे कपड़े उतार दिए थे। अब सुनिए जरा सा, ये जवाब एक जिम्मेदार थाना प्रभारी का है। फिर उनसे पूछा गया कि ये दीवार पर खून के छींटे कैसे पड़े हैं। उन्होंने जवाब दिया कि कपड़े और चादर में खून था, सफाई के दरमियान छींटें पड़ गई होंगी। फिर तीसरा सवाल पूछा गया कि किसी बाहरी व्यक्ति के सामने महिला ने कपड़े क्यों उतारे। तो थाना प्रभारी का जवाब था कि आरोपी अर्जुन यादव उर्फ कुलदीप बहुत ही घरेलू सदस्य था। अब ये 3 बेहूदे जवाब सुनकर आप ये अगले दिन सारे अखबारों में ये बात छपी, सारे इंटरनेट एडिशंस में भी ये बात छपी कि इंस्पेक्टर काकादेव ने इन 3 सवालों के ये 3 बेहूदे जवाब दिए। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पहला काम उसी मानवेंद्र सिंह ने किया कि ये 302 और 376 की धाराओं में इस मुकदमे को तरमीम करके विवेचना शुरू की। अर्जुन यादव के लिए लड़की ने भी कहा, वहाँ पर जो मौजूद लड़कियाँ थीं उन्होंने भी बताया, और गेट से निकलते समय जिसने देखा सब ने बताया कि अर्जुन यादव ही बाहर निकल रहा था, उसके शरीर पर खून के बहुत ज़्यादा निशान पड़े हुए थे। पुलिस ने अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वो आला कत्ल जिस चाकू से उसने उस पर वार किया था वो भी बरामद कर लिया गया, और उसके उन दोस्तों को जो इसी मंशा से वहाँ उस हॉस्टल वार्डन के पास गए थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज की घटना देखिए, लड़कियों का एक हॉस्टल, महिला वार्डन, महिलाएं रहती हैं, महिला वार्डन, पुरुष मतलब जनरली लड़कियों की पीजी या लड़कियों के हॉस्टल में कोई भी वो साफ साफ अपने एग्रीमेंट में लिखती हैं कि आपका कोई भी मित्र, फ्रेंड रात में आपके कमरे में नहीं रुक सकता, क्योंकि वहाँ सभी महिलाएं या सभी लड़कियां ही रहती हैं। दूसरा होता है कि 10 बजे के बाद मेन गेट का ताला बंद कर दिया जाएगा, आपकी एंट्री 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है। आपके कोई अगर रिश्तेदार हैं, मेल हैं, वो मिलने आए हैं या कोई सामान घर से ले आए हैं आपको देने के लिए, उनसे बाहर बने हुए कमरे में जो कॉमन रूम टाइप का होता है छोटा सा, आप सिर्फ वहीं पर मिलेंगी, और वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा रखेंगे, मतलब लगा हुआ है। तो इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद भी अर्जुन यादव कैसे उस हॉस्टल में आता जाता रहा। जब ये सवाल पूछा गया तो ये बताया गया, लोगों ने बताया कि साहब ये बहुत पारिवारिक था, मकान मालिक यानी लैंडलॉर्ड का भी बहुत पारिवारिक था, वार्डन का भी बहुत पारिवारिक था, और वो लड़कियां जो उससे दूध लिया करती थीं सुबह सुबह जब वो आता था, उन्होंने भी कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की है। देखिए, मैंने कम से कम 100 बार किस्सा गोई की 900 एपिसोड्स में कम से कम 100 बार ये बात बताई होगी कि जिस घर में महिलाएं या बच्चियां हैं वहाँ किसी भी मेल या पुरुष की फ्री एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 70-80 ऐसी वारदात जिसमें हत्या हुई है उसमें भी इसी बात का जिक्र किया है, क्योंकि इसी कारण से वो हत्याएं हुई थीं कि ये फ्री एक्सेस दी गई और उसके बाद ये घटना हो गई। तो मैं ये बराबर कहता हूँ कि फ्री एक्सेस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे मेल ट्यूशन टीचर हो, दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, या फिर कोई और ऐसा रेगुलर विजिटर है, मेल है, उसकी फ्री एक्सेस कभी नहीं होनी चाहिए। दूध वाला है, मेन गेट के बाहर दूध रख ले, या
दूध लेने वाले मेन गेट के बाहर आएँ, टिफ़िन वाले बाहर टिफ़िन रख के चले जाएं, वो भी मेल ही होते हैं सामान्य रूप से। हालांकि दिल्ली और बड़े शहरों में जहां पीजी में बड़ी तादाद में लड़कियां रहती हैं, वहां पर जो टिफ़िन बॉक्स लेकर आती हैं वो टिफ़िन बॉक्स वालों की महिलाएं या लड़कियां होती हैं, और टिफ़िन बॉक्स लेकर आने वाले मेल लड़कियों के हॉस्टल में बिल्कुल अलाउ नहीं होते हैं। रेगुलर एक्सेस वाले मेल हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वो कोई भी हो, कोई भी का मतलब कोई भी, नाथ हो, रिश्तेदार हो, कज़न एक बड़ा फेमस वर्ड आजकल चला हुआ है कि कज़न है, तो किसी वो जब भी विजिट करेंगे, रेगुलर विजिटर होंगे, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और कोई थोड़ा सा कम फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, और इसी में गंभीर घटनाएं हुई हैं। देखिए, कानपुर और लखनऊ उत्तर प्रदेश में कोचिंग्स के हब हैं, और देश में जो कोचिंग का हब है वो दिल्ली है, जहां हर तरह की सिविल सर्विस से लेकर आईआईटी, पीएमटी, इन सब की कोचिंग्स, बहुत बड़ी संख्या में लड़के वहां पढ़ते हैं, और कोचिंग के आसपास के रहने वाले लोग अपने घरों को छोटे छोटे पार्टीशन में चेंज करके और उसको पीजी की तरफ इस्तेमाल करते हैं। मनमाना किराए लेते हैं, सुविधाएं न के बराबर हैं। दूर दराज से जो एस्पिरेंट लड़कियां हैं वो इन्हीं कोचिंग की लालच में कि ये कोचिंग हमको सक्सेस दिला देंगे, वो यहाँ पढ़ने आती हैं और इसी पीजी में या इसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं। बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलोर में, जहाँ बड़े कोचिंग हब्स हैं, वहाँ पर तो लैंडलॉर्ड बाकायदे एग्रीमेंट करता है कि 10 बजे के बाद हम अलाउ नहीं करेंगे। मेल कोई आपका चाहे भाई ही हो वो नहीं रुकेगा। अगर बहुत इमरजेंसी है तो उसका आधार कार्ड या उसका पहचान पत्र, उसकी फ़ोटो कॉपी लैंडलॉर्ड के पास आप रखेंगे, तभी बहुत ही लिमिटेड समय के लिए वो वहाँ जा सकता है या रह सकता है, बहुत ही लिमिटेड समय के लिए। और वहाँ यही है कि टिफ़िन जो लाने वाले लोग हैं, टिफ़िन बॉय जिन्हें कहते हैं, वो किसी भी कीमत पे भीतर नहीं जाएंगे। टिफ़िन मेन गेट के बाहर रख देंगे, सब पर पेंट से टिफ़िन जिसका है उसका नाम लिखा होता है या नंबर लिखा होता है, वो लोग अपना आते जाएं, अपना टिफ़िन लेते जाएं। कैजुअल विजिटर्स जैसे इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि हो सकता महीने में एक बार कहीं बिजली की गड़बड़ी हो, जैसे एसी रिपेयर करने वाले, जैसे फ्रिज रिपेयर करने वाले, जहाँ बड़ी संख्या में ये लड़कियाँ पीजी में रहती हैं, वहाँ एसी फ्रिज सब उपलब्ध होता है। तो अगर उसमें किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है और वो आता है, तो जब तक वो हॉस्टल के भीतर उस समस्या को दूर नहीं करता है, तब तक लैंडलेडी वहाँ पर मौजूद रहती है, ताकि किसी तरह की कोई बात न होने पाए। और हमेशा पेरेंट्स को भी और लैंडलॉर्ड्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जरूर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर से इतनी दूर चलकर यहाँ पढ़ने आई हैं, आपके विश्वास पे आपके कमरे में आपकी मुंहमांगी रकम देकर वो रह रही हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही की है। इस घटना में, आज की घटना में एक इम्पॉर्टेंट बात और कि मौत का कारण मासिक रक्तस्राव, ये बताया इंस्पेक्टर काका देव ने, मानवेंद्र सिंह ने। और यही बात न सिर्फ प्रेस को बताई, उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को भी बता दी। जब हल्ला हुआ कि भाई एक महिला हॉस्टल की एक वार्डन थी, उसकी अस्पताल में डेथ हो गई, पूछा गया तो उसने सबको एक ही कारण बताया। अब वो तो रिलाई करते हैं इंस्पेक्टर्स पे कि जो सूचना दे रहा है ये सही दे रहा होगा, क्योंकि वो खुद मौके पे नहीं गए थे, तो जो उसने बताया उसको सच मान लिया, सही मान लिया। और जब उनसे लोगों ने पूछा कि भाई आज खबर लिखनी है मुझे, आप बताइए, तो उन लोगों ने भी वही बात बता दी जो इंस्पेक्टर ने बताई थी कि साहब बहुत ज़्यादा वो ब्लीडिंग की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। और वो मौके पर गया था मानवेंद्र सिंह, उसने सब बातें देखी थी, लेकिन जब उससे सवाल पूछे गए तो उसने बहुत ही बेहूदे उत्तर दिए, बहुत ही बेहूदे तर्क दिए, अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं बस इसी वजह से। अरे भाई, आप कहते कि साहब मुझे प्राइमा फेसी ये लग रही है बात,
और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी 10-12 घंटे में। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम आपको सब बता देंगे, और अगर इसमें कोई अन्यथा बात है तो हम मुकदमा भी कायम करेंगे। नहीं साहब वो ऐसे ही है, इसी वजह से मरी है। वो आप जज भी हो जाते हैं, आप डॉक्टर भी हो जाते हैं, पोस्टमार्टम करने वाले भी हो जाते हैं, और गलत बात अपने अधिकारियों को भी कम्युनिकेट करते हैं। उनकी भी बेचारों की छीछा लेदर हुई थी, जबकि बात इतनी गंभीर थी कि जब पुलिस गई थी वहां मौके पर, तब भी उसकी बेटी, 14 साल की जो बेटी है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैंने अर्जुन यादव को भागते हुए देखा, उसका पूरे कपड़ों में और शरीर में खून के निशान थे, और जब मैं भीतर गई तो मेरी माँ बिना कपड़ों के पड़ी थी और पूरी पलंग पर खून ही खून बिखरा हुआ था, दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। तो पीएम रिपोर्ट ने उस इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह की और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों की सारी पोल खोल दी, और अखबारों में उनका माखौल उड़ाया गया। एक इंस्पेक्टर की वजह से पूरी पुलिस की छीछा लेदर हुई। बार बार आप कहते हैं कि साहब पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है, पुलिस पे ये आरोप है, पुलिस पे वो आरोप है। इसी तरह की घटनाओं की वजह से पुलिस पर इस तरह के आरोप और आक्षेप लगाए जाते हैं। और एक इंस्पेक्टर, अब देखिए मुझे ये नहीं पता कि उस इंस्पेक्टर जिसने गलत सूचना दी थी, गलत बयानी की थी, बेहूदे तर्क दिए थे, गलत उत्तर दिए थे सवालों के जब पूछे गए थे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये मुझे नहीं पता, मुझे कहीं पढ़ने को भी नहीं मिला। लेकिन वो कड़ी सजा का मुस्तहक है, बिल्कुल मिलनी चाहिए उसे कड़ी सजा, क्योंकि विभाग की बदनामी हुई है, अखबारों में ये बात छपी है, छीछा लेदर हुई है। पुलिस की पोल, पोस्टमार्टम ने पुलिस के रिपोर्ट की, पुलिस के बात की, पुलिस के बयान की पोल खोली। ऐसा आदमी जिसका बहुत किसी चीज से लेना देना नहीं है, पुलिस के बारे में जब वो अपना दिमाग बनाता है, तो ऐसे ही लोगों के इन्हीं कृत्यों के कारण पुलिस के बारे में इस तरह के नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार लोगों के मन में आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।